नमस्कार। सीएम योगी ने दोनों पार्टियों के गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस और एनसी की सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा जहां चिनाब की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल भी पूछे। सीएम योगी ने कहा कि भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। ये चुनाव न केवल वहां के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चुनाव की धारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद राजनीतिक रसाकशी अब अपने चरम पर पहुंचने लगी है और कश्मीर में गठबंधन के सवाल पर अब बवाल मचना शुरू हो गया है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नीलोफर मसूद जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से राकेश सिंह यादव जी जुड़े हैं और वहीं बीजेपी की बात करें तो शांत प्रकाश जाटव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है सर हमारे शो में। सबसे पहला सवाल जाटव साहब आप ही से करते हैं। कांग्रेस किसी से गठबंधन करे और कांग्रेस यदि गठबंधन करे तो आपको दिक्कत क्या है? देखिए, हमें कांग्रेस के गठबंधन से और किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं इससे किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। मगर चूंकि वो चुनाव में जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि चुनाव में जा रहे हैं तो उनकी जो आइडियोलॉजी है और किस आइडियोलॉजी के लोगों के साथ में उनका गठबंधन है, इस चीज का वहां के आवाम को बताना कि इन लोगों की मंशा क्या है, इनके पीछे इनका मकसद क्या है, ये बताना और उस पर चर्चा करना वो हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। क्योंकि हमने कश्मीर की जो हालात जो अब सुधारी है, जो बहुत कितने वर्षों से जो हालत खराब थी, उसको आज जो है वो खूबसूरत कश्मीर के रूप में हमने तब्दील किया है। उसी खूबसूरती को ये फिर दागदार बनाने का जो है ये जो गठबंधन बना है, उस विचारधारा का ये गठबंधन है। सर, चुनाव की तिथियां घोषित हो गई तो पॉलिटिकल पार्टीज तो कंटेस्ट करेंगी ना सर। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में है। अब वो जनता देखेगी किसे चुनेगी, जिसे जनता पसंद करेगी वो आएगा। उसमें क्या दिक्कत है सर? चुनाव इसीलिए तो होते हैं। मैंने कहा ना कि ये जिस तरीके से
370 और 35A हटाने की बात इन्होंने कही है। हाँ। और क्या नाम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस जो है उनका पूरा समर्थन दे रही है। और सही मायने में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए काम करती है, ये समझ में आता है। क्योंकि आप इनके तमाम पहले के बयान देखें, जिस तरीके से इन्होंने हमेशा जो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे हैं उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए हैं वो हमेशा जो है ना वो पाकिस्तान परस्त ही दिए हैं। वो मैं समझता हूं कि वहां पर जो पहले 2 झंडे थे उसी का जो कश्मीर का अलग झंडा चाहते हैं, उन्होंने कहा कि 370 को हम तार कर देंगे। राहुल जी ने भी कहा कि हम 370 को खत्म कर देंगे। आज ये मिलकर के जो कश्मीर विकास की ओर दौड़ रहा है, दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहा है, वहां पर जो 30 साल से 35 साल से सिनेमा हॉल नहीं चल रहे थे, आज वहां पर जो है ना सिनेमा हॉल चलने शुरू हो गए। वहां पर अच्छे शॉप्स और तमाम तरीके का व्यवसाय बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि ये अगर इस प्रकार का अगर गठबंधन जो है फिर दोबारा काबिज होता है तो इसका खामियाजा जो है कश्मीर के आवाम को पुनः न झेलना पड़े। आपका मेन प्रतिद्वंदी कौन है सर जाटव साहब? आपके मेन प्रतिद्वंदी आप किसको देखते हैं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस? जो भी कश्मीर के हित का बात नहीं करेगा, जो अहित की बात करेगा, वो हमारा जो है सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, काउंटर ले लेते हैं। चूंकि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर निशाना साधा है तो सबसे पहले मैं नीलोफर मसूद जी आप ही से आपकी टेक लूंगी। आपने सुना अभी जाटव साहब ने क्या कहा, बतौर बीजेपी प्रवक्ता आपको क्या कुछ कहना है? प्लीज गो अहेड। कुणाल जी, जो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप उनसे बताइए कि जब इन्होंने बीजेपी के साथ अपना कोलिशन में सरकार बनाई तो उनका मैनिफेस्टो भी उनके सामने था। तो हर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई उन पर। हर किसी ने कहा कि चलो ठीक है, नॉर्थ साउथ को मिलाने की कोशिश की, उन्हें देखते हैं क्या करते हैं। जब उस वक्त किसी पार्टी को दिक्कत नहीं थी तो इनको क्या दिक्कत है? आज मैनिफेस्टो तो लोगों के सामने है। उस मैनिफेस्टो को देखकर ही लोग जो है वो वोट डालेंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुझे लगता है एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है जिसका शिकार इस वक्त बीजेपी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक इतना अच्छा मैनिफेस्टो सामने आया हुआ है, लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं। और उस आकर्षण की भी वजह से, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो है लोगों के ही सुझावों के आधार पर वो बना हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैनिफेस्टो बनाना था उस वक्त उन्होंने क्लियरली कहा कि लोग अपनी सजेशन दे दें। और दूसरी बात, हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है। जब कोलिशन हो जाता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कुछ नियम भी रखे जाते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखे जाते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। किन चीजों को मद्देनजर देखते हुए जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली सरकार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की है या लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो इससे जुड़ना जो चाहते हैं उनकी हो, तो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाएगा। इनको कहिए पेशेंस रखते तो आने वाले दिनों में वो भी इनको पता चल जाएगा। ओके, पॉइंट टेकन। राकेश सिंह यादव साहब, बीजेपी के सवालों से आपको क्या तकलीफ है? राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, सवाल तो वो पूछेंगे, लेकिन जवाब जनता को देना है। आप उनके सवालों का क्या काउंटर करना चाहते हैं? और आपने दोनों लोगों को सुना, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। देखिए, सबसे पहले बीजेपी को आरोप लगाने के पहले ये बताना चाहिए कि पीडीपी से उन्होंने जब तालमेल किया था किस आधार पर किया था, कौन सी राष्ट्रभक्ति थी, कौन सी देशभक्ति थी। दूसरी बात, जो बार बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान परस्त है, पाकिस्तान के संबंध में बयान दिए, एक भी बयान फारूक अब्दुल्ला जी का या उनके पुत्र का बता दीजिए जो पाकिस्तान के पक्ष में उन्होंने दिया है। वो पूरा खानदान देशभक्त रहा है, शुरू से वह नेशनल कॉन्फ्रेंस में देशभक्ति के लिए काम किया, राष्ट्र के साथ जुड़े रहे हैं। जब इसलिए आरोप लगाना कि आप चुनाव हार रहे हैं, वहाँ की आवाम आपको पसंद नहीं करती, जो नफरत आपने फैलाई है, जो आपने कोशिश की है कि वहाँ की जनता को दबाव बना के बीजेपी के पक्ष में किया जाए, वो नहीं हो पाया है। तो आज इस गठबंधन से आपको परेशानी हो रही है, जबकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी जारी नहीं हुआ है। जब जारी होगा तो इनके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, तो डरने की क्या जरूरत है?
आप चुनाव में उतरिए ना, आप फेयर हैं, आपने बहुत अच्छा काम करा, बॉर्डर डेवलपमेंट करा, सिनेमा हॉल चालू हो गए हैं, आतंकवाद कार्रवाई खत्म हो गई, ये सब कुछ हो गया है, तो आपकी सरकार तो बनना चाहिए ना, घबरा क्यों रहे हैं? आप लड़िए। आप क्यों गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं? आप तो बोल रहे हैं ना कि वो गठबंधन देशभक्त नहीं है, वो नहीं जीतेगा, तो डर क्यों है, खौफ क्यों है? खौफ इसलिए कि आपने कश्मीर को जिस नफरत की आग में झोंका, जिस तरीके से ये इन सालों में बर्बाद करा, और करोड़ों अरबों रुपए सेना पे खर्च करके आपने बिना वजह वहां जो दबाव फैलाया, आतंकवाद जो समाप्त हुआ तो सेना की वजह से हुआ, किसी नेता की वजह से नहीं हुआ, लेकिन जो जिस तरीके से सारी कार्रवाई की गई, जनता को विश्वास में नहीं लिया गया, उससे जो नफरत फैलाई गई, उससे सबको आपत्ति है, पूरे देश को आपत्ति है, उस आपत्ति के आधार पर ही वोट होगा और एक देशभक्त सरकार वहां चुन के आई। ओके जाटव साहब, आप माहौल तो बना लेते हैं, लेकिन एक वाजिब सवाल तो आया है आपके कोर्ट में भी, उसका जवाब तो आपको देना होगा, बच नहीं सकते। 2015 में आपने भी तो पीडीपी के साथ गठबंधन किया ही था ना, 2016 में भी हुआ। आखिर राजनीतिक जो थ्रोन है उसको उसके ऊपर काबिज होने के लिए आपने भी तो कॉम्प्रोमाइज किया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, कॉमन एजेंडा के तहत काम किया। तो पीडीपी आपके लिए पार्टी ओके है? देखिए, पीडीपी के साथ में आपने जो गठबंधन किया वो उसकी आइडियोलॉजी के साथ में हम तालमेल रखते हैं, ऐसा नहीं, इस कारण से नहीं, बल्कि हमें जम्मू कश्मीर में अपना वहां पर सरकार बना करके और वहां के सिस्टम को समझना था। हमने उस सिस्टम को समझा उनके साथ में। किस तरीके से आप ये मान करके चले कि अगर किसी बीमारी का इलाज करना है, सर मतलब आप किसी से भी हाथ मिला लेंगे जिससे आपकी विचारधारा नहीं मिलती है? नहीं, सुन ही रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी क्या? हाँ बताइए, कंटिन्यू प्लीज। किसी बीमारी का इलाज करने के लिए हमें कड़वी गोली खानी पड़ती है। अच्छा। ठीक इसी तरीके से हमने कश्मीर का इलाज करना था और इसलिए हमने पीडीपी के साथ में गठबंधन करके वो कड़वी गोली खाई, क्योंकि हमें कश्मीर का इलाज करना था और हमने इलाज कर दिया और उसके सुखद परिणाम आपने किया था, बनाई थी। वाह सर, मतलब आपके हिसाब से कश्मीर बीमार था और बीजेपी ने कश्मीर का इलाज किया है। हाँ बताइए। बीमार कर दिया है वो कड़वी गोलियां आप पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को दी थी। आप लोगों ने किस तरीके से सेना के हाथ में, आप तो पूरे नेशनल मीडिया में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने दूसरे लोगों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल किया और आपने पूरे कश्मीर को बर्बाद किया। इसको एक मिनट यादव साहब, एक मिनट। कश्मीर का इलाज करना था तो कश्मीर के बीच में ओके राकेश, एक मिनट। नीलोफर मसूद, एक मिनट। ओके राकेश सिंह यादव, तो एक तरह से कश्मीर का इलाज करना था बीजेपी को, इसलिए इसे आप एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह भी देख सकते हैं। ये तो बीजेपी की आतंकवादी कार्रवाई है। हाँ। इसको मैं देश के संविधान पे हमला बोलूंगा तो संविधान के तहत बात नहीं कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम आतंकवादियों के साथ मिलकर इलाज कर रहे हैं कश्मीर का। ये तो गजब की बात हो गई बीजेपी प्रवक्ता की, ये तो पूरे चुनाव को डरना होगा। आ रहे हैं नीलोफर जी आपके पास। हाँ बताइए नीलोफर जी, क्विक रिएक्शन। हम करे तो पाप, ये करे तो पुण्य। तो पुण्य के लिए इन्होंने तो मुझे लगता है आज मीडिया में आज ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए कि लोगों का इस्तेमाल किया है अपने ग्रीड और मकसद के लिए और पावर हासिल करने के लिए, तो उसने एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के वासी और ना ही जम्मू कश्मीर बीमार था, बल्कि आज आपने उसको बीमार कर दिया है। यहाँ के लोगों के जज्बात और एहसास थे उनको सबको खत्म करके रोज करके आप मालूम है बहन आपके सामने 10 सालों में आपने जम्मू कश्मीर को कहाँ लाया? जम्मू कश्मीर में ना एक मिनट जाटव साहब, एक मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपके पास। एक मिनट यादव साहब, नीलोफर जी को कंप्लीट करने दीजिए, फिर हम रिएक्शन लेंगे। हाँ प्लीज कंटिन्यू। जम्मू कश्मीर ऐसी रियासत थी जिसने जो डेवलप्ड स्टेट गुजरात माना जाता उसको भी पीछे छोड़ दिया था। डेवलपमेंट में इसका कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इतनी ज्यादा नहीं आज है बल्कि अंडर कंट्रोल थी। टूरिज्म भी चल रहा था। 2014 के आंकड़े देख लीजिए, 1 करोड़ को क्रॉस किया था उस वक्त उन हालातों में, और हालात बिल्कुल अच्छे थे। जम्मू बिल्कुल पीस के साथ 20 सालों से कोई ऐसी आतंकवादी की कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन आप देख लीजिए
ओके ओके ओके, पॉइंट टेकन नीलोफर मसूद। अब एक बार जल्दी से आपका भी कोई सवाल है राकेश सिंह साहब पूछ लीजिए, फिर जाटव साहब को हम लोग के पास चलेंगे और वो अब जवाब देंगे। राकेश सिंह साहब कोई सवाल? ये तो इन्होंने स्वीकार किया कि हमने जम्मू कश्मीर में पीडीपी से इसलिए तालमेल किया था कि हमें जम्मू कश्मीर की जनता पे वहाँ कब्जा करना है, राजनीतिक रूप से सत्ता हासिल करना है। जम्मू कश्मीर का विकास या वहाँ की व्यवस्थाएं करना इनका उद्देश्य नहीं था। साफ तौर पर उद्देश्य था कि कैसे भी वहाँ सत्ता हासिल की जाए और बीजेपी का परचम फहराया जाए, देश का परचम नहीं फहराना चाहते थे। ये वो साफ और स्पष्ट हो गया। ठीक है जाटव साहब, अब आपके पास बोलने का पूरा मौका है, बताएं। देखिए, हमारे एनसी के और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ता, मुझे लगता है या तो वो सुन नहीं पा रहे हैं या अपनी बात कह करके अपनी इस मुख्य बात को दबाना चाह रहे हैं। 2014 से पहले वहां पर 2 झंडे थे, इनको अच्छी तरह पता है। वो हमारे बाद में अब वहां पर सिर्फ तिरंगा फहराया जाता है। लाल चौक पर तिरंगा फहराना अपने आप में एक बहुत बड़ा जटिल काम हुआ करता था। आज गर्व के साथ में वहां पर लाल चौक पर बच्चे जो हैं वह तिरंगा झंडा भी फहरा रहे हैं और देश के गीत भी गा रहे हैं, राष्ट्रगान भी गा रहे हैं। और एक दौर था वहां पर जिस तरीके से दोपहर को नमाज के बाद में पथराव किया जाएगा और आप लोग अपने अपने, तो मैं कई बार गया तो मुझे जो है मैं एयरपोर्ट 1 बजे से पहले पहुंचना होता था क्योंकि उसके बाद में पथराव शुरू हो जाएगा। हालत ये थे, इन लोगों ने जो वहां पर जो हालात पैदा किए थे, सेना के हाथ में, ये अभी सेना के बारे में बात कर रहे हैं, सेना के हाथ में इन्होंने आतंकवादियों से निपटने के लिए गुलेल दे रखी थी। मतलब दुर्भाग्य, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। और बच्चे, जो नौजवान बच्चे हैं, उनको वहां के जो अलगाववादी ताकतें हैं वो पैसे दे करके पथराव करने के लिए और पथराव कराती थी। ठीक है सर, तो आपको अपने ऊपर तो जाटव साहब अब कॉन्फिडेंस है ना कि आपने जो इतना विकास किया, चीजों को रिस्टोर किया, तो जनता अब आपके साथ खड़ी है, इतना कॉन्फिडेंस लेके आप चुनाव में उतर रहे हैं ना? हमें कॉन्फिडेंस है हम वहाँ की जनता के ऊपर। ओके। और मैं समझता हूँ कि उस बुरे दौर को दोबारा नहीं मौका देगी वहाँ पर स्थापित होने के लिए। हमें वहाँ की जनता पर भरोसा है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग वहाँ पर कितना बेहतरीन तरीके से वहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुका है, उन सब चीजों को देख करके मैं समझता हूँ कि जनता जो है इस वक्त जो कश्मीर में विकास हो रहा, पूरे जम्मू कश्मीर में, उस विकास में किसी भी तरीके से ऐसी बाधा पैदा करने वाली सरकारों को मौका नहीं देगी, ऐसे लोगों को मौका देगी। राकेश सिंह साहब, बीजेपी के अनुसार आपकी यात्रा सुलभ नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि बीजेपी ने जो विकास की मिसाल वहां पर पेश की है उससे लोगों को, वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया है कि कश्मीर एक बार जिस तरह के त्रासदी से गुजर रहा था और अब वहां पर जाटव साहब के अनुसार सब कुछ गोल्डन है। तो आपके लिए क्या यह चुनाव आसान है या कठिन है, कैसे देखते हैं? बीजेपी को अगर कॉन्फिडेंस होता तो इतनी जल्दी देश के गृह मंत्री और अन्य नेता जो तालमेल बना है जम्मू कश्मीर पे, उस पर आपत्ति नहीं दर्शाते। वही एक डर है, खौफ है कि वो जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं आ सकते। ये तो जाहिर हो गया है, जिसको डर होता है वो पहले चिल्लाने लगता है। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं बोला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कॉमन मीटिंग प्रोग्राम की चर्चा की, वो जारी होने वाला है। हम वहाँ के स्थायी मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, रोजगार के मुद्दों पे, वहाँ के विकास के मुद्दों पे, जो नफरत फैलाई उसको समाप्त करना है। सारे मुद्दे वो है जो देश हित में। लेकिन बीजेपी किन मुद्दों की बात कर रही है? अभी ये बात कर रहे थे कि वहाँ 2 झंडे थे, वही संविधान के अंतर्गत थे, वो समाप्त हुए, अच्छी बात है। इसके पहले तो आरएसएस भी कभी तिरंगा नहीं फहराया था 2000 के पहले, वो बीजेपी की मात्र संस्था है, वहां भी 2 झंडे थे। तो क्या आरएसएस राष्ट्रद्रोही है? ये तो नहीं हो सकता ना। ये सब व्यवस्थाएं, नियम, कानून, धाराएं समय के अनुकूल बदलती रहती हैं, आती रहती है, जाती रहती है। उसको ये बोलना कि इससे देश बदल गया, इससे कश्मीर बदल जाएगा, ये नहीं होता है। डेवलपमेंट और नफरत को समाप्त करना प्रमुख मुद्दा होता है, रोजगार देना प्रमुख मुद्दा, उसमें बीजेपी असफल है। इसलिए वो ऐसी बातों को सामने लाती है जिससे कि नफरत मिले, उसको वोट मिले, लेकिन अब नहीं हो पाएगा वो वहां से विदा होने वाले। ठीक है, मैं एक क्विक, जनता के मन में ये सवाल है जाटव साहब, आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि आपने तो अब कश्मीर का इलाज कर दिया है और जिसलिए आपने पीडीपी के साथ गठबंधन किया था अब उसका मकसद पूरा हो गया है। गिवन अ चांस, अगर आप फिर से उस सिचुएशन में लैंड होते हैं तो अब तो पीडीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करिएगा ना, या करिएगा? बता दीजिए।
देखिए, मैं इस बारे में या किसी भी सूरत में मैं ये नहीं कहूंगा कि हम किसके साथ गठबंधन करेंगे। जो हमारी विचारधारा के साथ, मतलब इलाज अभी करना बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। नीलोफर मसूद, मेरी बात जल्दी से सर, जल्दी से जाटव साहब 10 सेकंड। जो भी 1 मिनट यादव साहब, जल्दी से। जम्मू कश्मीर के लोगों पे नफरत फैलाने में ओके जाटव साहब जल्दी से, हाँ जल्दी से कंप्लीट कीजिए। देखिए, हमारी विचारधारा के कोई भी व्यक्ति, वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे साथ खड़ी होती है, पीडीपी आपके विचारधारा की, ठीक है। ओके नीलोफर मसूद, अब आपकी क्या स्थिति है? कांग्रेस के साथ आपका कोएलिशन हो गया है, आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में आपका झंडा बुलंद होगा या विपक्ष की कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं? नीलोफर मसूद। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हमें उम्मीद है जो 60 और 30 का आंकड़ा या जिस पर कोलेशन हो गई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में जो कोलेशन का झंडा है, जिसमें ओपन सबके लिए अभी भी दरवाजे हैं, वो बुलंद होगा। मतलब पीडीपी तो हॉट केक बन गई है, लेकिन एक बात और है जाटव साहब, अभी भी तो केंद्र शासित प्रदेश ही है ना, आपके एलजी तो वहां रूल करेंगे ही, तो सरकार किसी भी बन जाए, पावर में तो जो सेंटर में होगा वही रहेगा। माननीय अमित शाह जी ने कहा राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक तो जो है एलजी ही वहाँ पर जो है व्यवस्था देखेगा। हाँ। तो ओके राकेश सिंह यादव साहब, अब आपका एनसी के साथ गठबंधन हो गया है, अब बस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा और सीट अलॉटमेंट का इंतजार है। ऐसे में अब आप भी बता दीजिए कि आने वाले चुनावों से आपको क्या कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है और आपके लिए क्या स्कोप है? देखिए, देश में एक संदेश जाएगा कि जिस जम्मू कश्मीर को लेके बीजेपी हमेशा तमाम तरह की बातें करती थी और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि 14 के आने के बाद ऐसा हो गया वैसा हो गया, जब ये वहाँ रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलके, तो इस देश में सीधा संदेश जाएगा कि किसने सच बोला और किसने झूठ बोला। सच और झूठ का पर्दाफाश इसके नतीजों से होगा और उसका असर देश के अन्य चुनाव पे सीधा जाएगा। ओके, तो हर बार की तरह जनता इस बार डिसाइड करेगी कि अपने अपने वादे दावे सबके हैं, लेकिन जनता के मिजाज में क्या है। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने बेबाकी से अपनी बातचीत रखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अब चूंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बस जनता के वोट की बारी है, और ये जितने वादे दावे किए जा रहे हैं इनको असलियत में जनता कितनी तरजीह देती है, ये 4 अक्टूबर के नतीजे बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में इस बार सरकार बनती है तो किसकी बनती है। हमारे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।